वैसे तो बात 3 महीने पहले मई 2023 की है, जब मणिपुर में एथनिक बेसिस पे वॉयलेंस की शुरुआत देखी गई। तब से चली आ रही वॉयलेंस में मेजॉरिटी मेतीज और माइनॉरिटी कुकी कम्युनिटी शामिल है, जो ज़मीन, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस वॉयलेंस की वजह से दोनों तरफ में टोटल 180 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हजारों लोग घायल हो गए हैं और 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर से दूर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। साथ ही प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अनइमेजिनेबल डैमेज हुआ है। Manipur. Fresh violence has broken out in the northeastern state of Manipur yet again. Another violent. ये कुकी का घर है, यहाँ में आग लगा दिया। कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार के पास? जितना भी कुकी है मणिपुर में सब बाहर का ही है और वो सब मिलिटेंट्स है। We want NRC. दोनों कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा अफेक्टेड महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल डिसीजन लेने वाले वो हैं जो गन्स, ड्रग्स और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ कुछ लोगों के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ट्राइबल ग्रुप्स की पहचान को हथियार बनाया गया है। कुछ लोग इस मुद्दे को ऐसे दर्शा रहे हैं कि बाहरी कुकीज इन सब के पीछे शामिल हैं। कुछ का कहना है कि वेस्टर्न पावर्स, स्पेशली चर्चेस का सपोर्ट है। कुछ का कहना है कि इन आदिवासियों को चाइना का समर्थन है, और कुछ का मानना है कि मेतीज अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब इतना ब्लैक एंड वाइट है? क्या ये सिर्फ दो ट्राइब्स के बीच की लड़ाई है? नहीं, दरअसल ज़्यादातर लोग किसी एक को हीरो और दूसरे को विलन बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन इसके बीच में बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है, जिस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस मुद्दे का एक नैतिक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आइए सबसे पहले मणिपुर की डेमोग्राफी देखते हैं। मणिपुर ज्योग्राफिकल बेसिस में दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहाड़ियाँ जो चारों तरफ से एक फर्टाइल प्लेन लैंड को घेरी हुई है, जिसे हम मणिपुर वैली कहते हैं। 90% लैंड हिली रीजन में है और ये एरिया मणिपुर की नागा और कुकी ट्राइब्स का घर है। लेकिन इस 90% ज़मीन पर मोस्टली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और कुछ ही एरिया एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। इन हिली ट्राइब्स की टोटल आबादी 35% है। यहाँ नागा और कुकी सिर्फ दो ट्राइब्स नहीं हैं, इनके ग्रुप्स में कई ट्राइब्स हैं। कुछ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड। रेस्ट 60% पॉपुलेशन मेती है, जो इस एरिया की सबसे पुरानी ट्राइबल कम्युनिटी है। ये लोग हजारों सालों से मणिपुर वैली को रूल करते आए हैं। इसमें वैष्णवाइट्स, हिंदूज और मुस्लिम्स शामिल हैं। इन्हें पंगल भी कहा जाता है। और ये 60% मैतेई लोग मणिपुर की 10% फर्टाइल वैली प्लेन पर रहते हैं। तो एक तरफ हिली ट्राइब्स है जैसे कुकी और नागा, और दूसरी ओर वैली ट्राइब्स है मैतेई। और यही अनइवन लैंड और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन उन मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से इन ट्राइब्स को एक दूसरे से इतनी सारी समस्याएं हैं। मणिपुर में वॉयलेंस कोई अचानक पैदा हुई घटना नहीं है। इसकी जड़ राज्य में दशकों से चले आ रहे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन अभी हिंसा क्यों शुरू हुई, इसे जानने के लिए एक बार मणिपुर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ध्यान देना होगा। मैतेई और कुकी कम्युनिटीज का ओरिजिन और हिस्ट्री दोनों अलग अलग है, जिसने मणिपुर में उनके रिलेशंस को शेप किया है। आइए उनके ओरिजिन्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि मैतेई कम्युनिटी का तिब्बतो बर्मन ओरिजिन है, जो इम्फाल वैली के आसपास के इलाकों में 3000 साल पहले आकर बस गए। वे इंडो आर्यन कल्चर और रिलीजन से प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने बंगाली सेंट्स और ब्राह्मणों के इन्फ्लुएंस में हिंदू धर्म और संस्कृति को अपनाया। मैतेई भाषा एक साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है, जिसमें संस्कृत और बंगाली शब्दों की भरमार है।
मैतेई कम्युनिटी की हजारों सालों की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री और कल्चरल ट्रेडिशन है, जिसमें उनकी अपनी स्क्रिप्ट्स, क्रॉनिकल्स, स्क्रिप्चर्स, डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल्स शामिल है। वहीं कुकी ट्राइब्स का ओरिजिन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी सटीक एंसेस्ट्री को साबित करने के लिए कोई रिटन रिकॉर्ड या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। हालांकि लिंग्विस्टिक, कल्चरल और जेनेटिक स्टडीज के आधार पे आमतौर पे यह माना जाता है कि कुकी भी तिब्बतो बर्मन ओरिजिन के हैं, मगर ये म्यांमार और साउथ वेस्ट चाइना के हिस्सों से आए थे। ये वेरियस कुकी चिन भाषाएं बोलते हैं जो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से एसोसिएटेड है। आज की कुकी कम्युनिटी ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को मानती है, हालांकि कुछ लोग जीववाद यानी कि एनिमिज्म को भी प्रैक्टिस करते हैं। कुकी शब्द एक उपनाम है। ये बाहर के लोगों द्वारा एक समूह के लोगों को रेफर करने के लिए दिया गया था। इस शब्द का प्रयोग बंगालीज और ब्रिटिशर्स द्वारा मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार की पहाड़ियों में रहने वाली ट्राइब्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता था। कुकीज खुद को जो या जोमी के रूप में भी पहचानते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतवासी या हाईलैंडर्स। कुछ ओरल ट्रेडिशंस के अनुसार कुकी अपना ओरिजिन फुल नाम की माइथेकल प्लेस को मानते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह चाइना या तिब्बत में कहीं लोकेटेड है। एक स्टोरी के अनुसार एक फ्लड ने फुल को डिस्ट्रॉय कर दिया और बचे लोग अलग अलग डायरेक्शंस में माइग्रेट कर दिए। उनमें से कुछ म्यांमार में चिन हिल्स तक पहुंचे, वहां वे बहुत समय तक रहे और फिर वहां से वे आगे ईस्ट में लोसाई हिल्स, प्रेजेंट डे मिजोरम और मणिपुर की ओर चले गए। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम अपने एंसेस्टर्स को ट्रेस करें तो हम सब ही कहीं ना कहीं से आए हैं। कोई भी किसी प्लेस का नेटिव नहीं है, बस आप पास्ट में कितना पीछे अपना एंकर पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं, सब बात उस पे है। बहरहाल एक दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग कुकीज का ओरिजिन चिनलुंग नाम की गुफा से हुआ, जो चाइना या तिब्बत में कहीं लोकेटेड है। इस कहानी के अनुसार सोंगथो नाम का एक व्यक्ति अपने लोगों को एक नई जमीन की तलाश में गुफा से बाहर ले गया। म्यांमार में चिन पहाड़ियों तक पहुंचाने में उन्होंने कई नदियां और पहाड़ों को पार किया। फिर वहां से वे मणिपुर के साथ साथ डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गए। कुकी ट्राइब की मणिपुर में माइग्रेशन भी एक कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड इशू है, क्योंकि मणिपुर में उनके अराइवल और सेटलमेंट के बारे में अलग अलग क्लेम्स हैं। हालांकि कुछ हिस्टोरिकल और एथनोग्राफिक सोर्सेस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुकीज लगभग 500 BC से 19th सेंचुरी के लंबे पीरियड में कई वेव्स में मणिपुर में आए। उनके माइग्रेशन को नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स और ट्रेड ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, मगर कुछ स्कॉलर्स के अनुसार कुकीज का मणिपुर में सबसे पहला माइग्रेशन ही 18th सेंचुरी AD के आसपास हुआ, जब वे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और बर्मीज किंगडम के एक्सपेंशन के कारण बर्मा से आए थे। वे ब्रिटिश और बर्मीज आर्मी दोनों के परसिक्यूशन और ऑपरेशन से भाग गए और मणिपुर में शरण ली। उनका स्वागत मेइतेईज राजाओं ने किया। बाद में वो मणिपुर में ब्रिटिश और बर्मीज इन्वेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस में भी शामिल हुए। मेइतेई किंगडम का हिली ट्राइब्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन था। इन ट्राइब्स पर मेइतेई कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन अपनाने का दबाव डाला गया। यदि हम इतिहास में पीछे जाएं तो जानेंगे कि मेइतेईज ने ये सब अपने किंगडम का विस्तार करने के लिए किया। मेइतेई लोगों का मानना था कि अपने किंगडम का विस्तार करने के लिए उन्हें इन ट्राइब्स पे दबाव डालना होगा। इसी कारण ट्राइबल कम्युनिटी और मेइतेई किंगडम के बीच वॉयलेंस होता आया है। लेकिन यह बात इतनी ही ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां मेइतेई कम्युनिटी ने ट्राइबल्स के खिलाफ कई वॉर्स भी लड़ी, मगर कई बार ऐसा भी देखा गया जब मेइतेई किंगडम ने हिली ट्राइब्स के साथ गठबंधन भी बनाया ताकि वे एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। मेइतेई किंगडम को ट्राइब्स से जंगल का सामान मिलता था, जबकि ट्राइबल्स को बाहरी लोगों से सुरक्षा। लेकिन ये सिलसिला 1819 और 1825 के सालों में बदल गया, जब बर्मीज एम्पायर ने मणिपुर पर अटैक किया। बर्मीज एम्पायर ने मेइतेई किंगडम को हराया और मेइतेई को बर्मीज कल्चर और बौद्ध रिलीजन अपनाने के लिए मजबूर किया गया।
इसी बीच हिली ट्राइबल्स को भी यही हश्र झेलना पड़ा। बर्मीज रूलर ने हिली ट्राइब्स के खिलाफ कई मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए, जिसमें आदिवासी लोग मारे गए और उनके कई गांव नष्ट हो गए। इसके बाद साल 1826 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर छिड़ गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बर्मीज किंगडम को हरा दिया और मणिपुर पे अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद मणिपुर समाज में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए। 1835 में ब्रिटिशर्स ने मणिपुर में एक सब्सिडरी अलायंस बनाई और 1891 में इसे अपग्रेड किया गया, जिससे मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट बन गया। अब एक सब्सिडरी अलायंस और एक प्रिंसली स्टेट के बीच में अंतर है। एक प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिशर्स ने राजाओं से कहा कि वे अपने राज्य की देखभाल करें और इसके लिए उन्हें अंग्रेजों को पेमेंट करना होगा। वहीं एक सब्सिडरी अलायंस में अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल डिप्लोमेट को भेजा जो राजा का एडवाइजर था, लेकिन राजा के पास कोई पावर नहीं थी। वे ब्रिटिशर्स के हाथ की कठपुतली की तरह थे। शुरू में ब्रिटिशर्स ने मेते किंगडम पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन हिली ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स द्वारा स्वतंत्र शासन दिया गया। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आया और फिर ब्रिटिशर्स की एक बहुत फेमस टैक्टिक्स शुरू हुई, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जहां मेतेई लोगों को प्रेफरेंस दी गई। इससे हिली ट्राइब्स और मेतेई के बीच तनाव पैदा हो गया। ब्रिटिशर्स ने इसके लिए लैंड सेटलमेंट पॉलिसी बनाई कि हर ग्रुप को लैंड का एक पर्टिकुलर हिस्सा मिलेगा। इसलिए उन्होंने कुछ लैंड मेतीज को और कुछ कुकीज को दी। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम थी। पहली यह कि कुकीज आदिवासी लोग थे, वे अपने पशुओं को लेकर अलग अलग स्थानों पे जाते रहते थे। इसलिए जब उन्हें बताया गया कि उनकी जमीन अब परमानेंट है, तो इस वजह से वे अपना कल्चर फॉलो नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटिशर्स ने मेतीज को ज्यादा फर्टाइल लैंड दी और कुकीज को कम फर्टाइल। इससे मेतीज और पहाड़ी जनजातियों के बीच तनाव और ज्यादा पैदा हो गया। ये सब ऐसे ही चलता रहा और साल 1947 में भारत को आजादी मिल गई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसके 2 साल बाद 1949 में महाराजा बोध चंद्र सिंह द्वारा साइंड एक ट्रीटी के तहत मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट के रूप में भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन जब राजा ने मर्जर एग्रीमेंट पर साइन किया तो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन नहीं ली। इसके बजाय कई मणिपुरीज का कहना है कि राजा ने दबाव में मर्जर एग्रीमेंट पर साइन किया। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा 1949 में आसाम गवर्नमेंट से बात करने के लिए शिलोंग गए तो उन्हें वहां हाउस अरेस्ट कर लिया गया और मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करने तक हिरासत में रखा गया। हालांकि मणिपुर में कई लोगों ने महसूस किया कि ये ट्रीटी जबरदस्ती और नाजायज थी और उन्होंने अपने स्टेट के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की। कुकी कम्युनिटी ने भी शुरू में मर्जर का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके राइट्स और आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल और एथनिक राइट्स के लिए वेरियस आर्म ग्रुप्स को फॉर्म किया, जो अक्सर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और आपस में भिड़ते रहे। प्रॉब्लम यह थी कि मर्जर के बाद मणिपुर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने लगा। पहले 25 सालों तक मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी था, जहां इंडियन ब्यूरोक्रेट्स ने मणिपुर पर शासन किया, जो मणिपुर से नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों से थे। दूसरी समस्या यह है कि डिफरेंट ग्रुप्स की अलग अलग एस्पिरेशंस थी। नागा ट्राइब्स चाहती थी कि मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को नागालैंड में मिला दिया जाए। कुकीज कुकीलैंड चाहते थे। प्रॉब्लम यह थी कि कुछ एरिया दोनों में कॉमन थे। साथ ही मैतीज का मानना है कि सदियों तक मैती लोगों ने मणिपुर पर शासन किया, जिसमें हिली एरिया भी था। इसलिए वे चाहते थे कि हिली एरिया जहां कुकी और नागा है और इम्फाल वैली सब मणिपुर का हिस्सा ही रहे। 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना दिया गया। उसी साल मणिपुर में पहला चुनाव भी हुआ और इस चुनाव में फिर एक प्रॉब्लम थी। मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसमें से 40 मैती डोमिनेटेड एरिया में और 20 हिली एरिया में है।
इसका मतलब यह है कि मैती लोगों के लिए पावर हासिल करना आसान हो गया। मगर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज और मैतीज के बीच का नहीं है। पास्ट में ये हिली ट्राइब्स जैसे कि नागाज और कुकीज आपस में भी बहुत लड़ी हैं। बात है 1993 की। मणिपुर में लैंड और आइडेंटिटी के इशू पे नागा और कुकी कम्युनिटीज के बीच एक सीरीज ऑफ वायलेंस देखी गई। नागा इंसर्जेंसी ग्रुप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड की मणिपुर के कुछ हिस्सों को उनके प्रपोज्ड ग्रेटर नागालैंड में शामिल करने की मांग के कारण वायलेंस शुरू हो गई। कुकी समुदाय ने इस मांग का विरोध किया क्योंकि वे खुद को पहाड़ियों का मूल निवासी मानते थे और अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स पर ओनरशिप का दावा करते हैं। इन झड़पों के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में सैकड़ों मौतें और हजारों की संख्या में माइग्रेशन हुआ। इसके सिर्फ 5 साल बाद 1997-98 में मणिपुर में लैंड और रिसोर्सेज के इशू पे इस बार मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच एथनिक वायलेंस का एक दौर देखा गया। यह हिंसा मोरे टाउन में जमीन के एक टुकड़े पे विवाद के कारण भड़की थी, जहां दोनों समुदाय की शॉप्स और बिजनेसेस थे। ये वायलेंस जल्दी ही स्टेट के बाकी हिस्सों में फैल गया, जहां भीड़ ने एक दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी पे हमला किया। दोनों तरफ लोग घायल हुए और साथ ही विस्थापित भी हुए। इसके 10 साल बाद मनमोहन सिंह की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुकीज के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट पे साल 2008 में मणिपुर और नागालैंड में एक्टिव वेरियस कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच पीस फायर एग्रीमेंट में साइन किए। समझौते के तहत कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स वायलेंट एक्टिविटीज़ को अंजाम देना बंद करने और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा निगरानी के लिए डेजिग्नेटेड कैंप्स में आने पर सहमत हुए। बदले में भारत सरकार कुकीज ग्रुप के खिलाफ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को सस्पेंड करने पर सहमत हुई। मगर अभी 2023 में हिंसा क्यों शुरू हुई? दरअसल इसके 2 मेन रीज़न हैं। पहला ये कि इस साल फरवरी 2023 में मणिपुर से बीजेपी के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने जंगलों की रक्षा के लिए एक फैसला किया। इसलिए उन्होंने कुछ ट्राइबल्स को उनके घरों से निकाला। ये चुरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोंगजोंग गांव के रिहायशी थे। इन कुकी ग्रामीणों ने कहा कि बिना किसी नोटिस और वार्निंग दिए उनके घर तोड़े गए। बीजेपी गवर्नमेंट के सहयोगी द कुकी पीपल अलायंस पार्टी ने भी इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का फैसला उनकी पूरी ट्राइब के खिलाफ है। इसलिए जब फरवरी मार्च में उनके घर तोड़े गए तो कई कुकी ट्राइब ने सरकार के फैसले के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला। लेकिन मणिपुर सरकार ने कहा कि उन्होंने एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का सर्वे किया और पाया कि कई ट्राइबल्स फॉरेस्ट लैंड का उपयोग ओपियम यानी कि अफीम उगाने के लिए कर रहे हैं। लैंड सर्वे में 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, जिनमें से एक चुरा चांदपुर जिला था। इसके बाद यहाँ 27 अप्रैल को कुछ ट्राइबल लीडर्स ने 8 घंटे के बंद की घोषणा की। कोइंसिडेंटली चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह उसी दिन चुरा चांदपुर में एक जिम का उद्घाटन और एक रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने जिम तोड़ दिया और रैली स्थल में घुसने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रोटेस्टर्स में झड़प हो गई। बाद में सरकार ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल सेवाएं 5 दिनों के लिए बंद कर दी। लेकिन ग्रामीणों को हटाने का ये फैसला सिर्फ एक मुद्दा था। सरकार के सामने एक दूसरी समस्या और आने वाली थी। वायलेंस का इमीडिएट ट्रिगर 3 मई को कुकी कम्युनिटी द्वारा मेजॉरिटी मैतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली थी। एसटी कैटेगरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो भारत में कुछ इंडिजीनियस और ट्राइबल ग्रुप्स को स्पेशल राइट्स और बेनिफिट्स प्रदान करता है, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन। मैतेई कम्युनिटी, जो मणिपुर की पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 55% है, 2012 से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि वे मणिपुर के मूल निवासी हैं और अब सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि साल 1949 से पहले वे भी एसटी कैटेगरी में शामिल थे। साथ ही अब उन्हें सिर्फ 10% ज़मीन पे लिमिट कर दिया गया।
और वो हिल्स पर ज़मीन नहीं ले सकते। वहीं कुकी कम्युनिटीज़ जो मणिपुर की पॉपुलेशन का लगभग 20% है, जिन्हें पहले से एसटी स्टेटस दिया गया है, वो मेतीस की एसटी मांग का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ये उनके अपने एसटी राइट्स और प्रिविलेजेस को कम कर देगा। रैली तब वायलेंट हो गई जब कुछ कुकी प्रोटेस्टर्स ने कथित तौर पर स्टेट कैपिटल इम्फाल और मेतीस की दुकानों और वाहनों पर हमला कर दिया। इससे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन की साइकिल शुरू हो गई, जो जल्द ही स्टेट के वेरियस पार्ट्स में फैल गई। भीड़ ने राइवल कम्युनिटीज के घरों, वाहनों, चर्चों और मंदिरों को आग लगा दी। दोनों पक्षों के आर्म्ड ग्रुप्स ने एक दूसरे के साथ और सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी भी की। महिलाएं और बच्चे भी हिंसा से नहीं बचे। एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 2 कुकी महिलाओं का गांव जलाने के बाद उन्हें नेकेड घुमाया गया। इसी बीच होम मिनिस्टर अमित शाह भी मणिपुर आए, मगर पूरे 4 दिन रहने के बावजूद वहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं हुई। हम इसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ही कहेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बजाय एक दूसरे पे आरोप लगा के वैल्यूबल टाइम वेस्ट किया गया, जिससे वायलेंस और बढ़ गया। मणिपुर 30 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स का घर है, जिसमें से हर एक की अपनी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन है। हालांकि उनके बीच बहुत कम इंटीग्रेशन और हार्मनी है। मैतेई समुदाय मणिपुर की वैली एरिया पे हावी है, जहां मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और कमर्शियल एक्टिविटीज कंसंट्रेटेड है। कुकीज और नागास कम्युनिटी मणिपुर के हिली रीजन में रहते हैं, जहां उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के तहत ज़्यादा ऑटोनॉमी प्राप्त है, जो ट्राइबल्स को सेल्फ गवर्नेंस की परमिशन देते हैं। मणिपुर भारत के सबसे गरीब और सबसे लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में से एक है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इलिटरेसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ करप्शन है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की कमी है। राज्य की इकोनॉमी काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और टूरिज्म पर निर्भर करती है, जो नेचुरल डिजास्टर्स और मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से वल्नरेबल है। राज्य को ड्रग प्रॉब्लम की गंभीर समस्या का भी समाधान करना है, क्योंकि यह गोल्डन ट्रायंगल रूट पर स्थित है, जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को जोड़ता है। मणिपुर में कई युवा अपनी मिजरी से बाहर निकलने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं या आर्म्ड ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। मणिपुर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिसगवर्नेंस का इतिहास रहा है। राज्य में डिफेक्शंस, डिसोल्यूशंस और डिसमिसल्स के कारण बार बार सरकारें बदलती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो 2017 में छोटे दलों और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के सपोर्ट से सत्ता में आई थी, पर वे आज इन एथनिक इश्यूज से निपटने में इनसेंसिटिव और इनइफेक्टिव है। हिंसा को दबाने के लिए इंटरनेट शटडाउन्स, कर्फ्यूज और शूट एट साइट ऑर्डर्स देने के लिए भी सरकार की आलोचना की गई है, जिससे लोगों के ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज का उल्लंघन हुआ है। सरकार कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मीनिंगफुल डायलॉग शुरू करने में भी विफल रही है। रिसेंट मणिपुर में मैतेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच भड़की हिंसा का स्टेट के लोगों के साथ साथ इसकी इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी पे एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ा है। वायलेंस के परिणाम स्वरूप लाइफ का लॉस, लोगों का डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन, लाइवलीहुड में डिस्ट्रप्शन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और न जाने क्या क्या मणिपुर ने खोया है। दोनों ही कम्युनिटीज को एक दूसरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा और अब शांति और स्थिरता को फिर से कायम करने के लिए न जाने कितने साल और लग जाएंगे। आज के हालात देख के लगता है कि मणिपुर ने कम से कम अपने 15 से 20 साल का डेवलपमेंट एक झटके में खो दिया। मणिपुर में ये वायलेंस एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जिसे एक होलिस्टिक और लॉन्ग टर्म अप्रोच की आवश्यकता है। कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वायलेंस को रोककर सभी समुदायों की सेफ्टी इंश्योर करके स्टेट में शांति और व्यवस्था बहाल करना है। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, रिलीजियस लीडर्स और मीडिया
इन सभी को डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच डायलॉग और रिकंसाइलेशन को बढ़ावा देने में कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए। गवर्नमेंट को मेतेई, कुकी और नागा कम्युनिटीज के लीडर्स के साथ बात करके ये जानना चाहिए कि उनकी शिकायतें और मांगों को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से एड्रेस किया जा सके। सरकार को पीस प्रोसेस को रिलायबल बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी शामिल करना चाहिए। दूसरा कदम उन इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का सल्यूशन निकालना है जो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं। सरकार को मणिपुर के लोगों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के अवसरों में सुधार के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सरकार को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि डेवलपमेंट का बेनिफिट सभी कम्युनिटीज़ और रीजन के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान करप्शन, नेपोटिज्म और मिसमैनेजमेंट पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच इंटीग्रेशन और हार्मनी को बढ़ावा देना है। साथ ही सरकार को एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, फेस्टिवल और टूरिज्म के माध्यमों से इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन और सपोर्ट को भी बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को दोनों कम्युनिटीज के बीच इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे वो एक दूसरे को अपना सपोर्ट समझे और फ्यूचर में किसी भी हिंसा का पार्ट बनने से पहले एक बार जरूर सोचे। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको मणिपुर में एथनिक बेसिस पे हिंसा के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर देम बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई एम योर होस्ट शिविन खत्री एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड वाइज। सी यू नेक्स्ट टाइम।